दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं 18वें एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर भारत में कौन से शासक हुए, उनकी शासन प्रणाली क्या थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रगति एवं महिमा 647 ईस्वी में हर्षवर्धन के मरने के बाद छीन होने लगा। उत्तर और दक्षिण में अनेक छोटे छोटे राज्यों का जन्म होने लगा था। 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान जब भारत में तुर्की का शासन स्थापित होने लगा था, उसी वक्त भारत के विभिन्न भागों में भी राजपूत के अनेक राजवंशों ने भी शासन स्थापित कर लिया था। विदेशी मुसलमानों के आक्रमणों के विरुद्ध ये राजपूत निरंतर संघर्ष करते रहे, निरंतर युद्ध करते रहे। उन्होंने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उच्च आदर्श, अदम्य उत्साह, जोश और उच्च वीरता का परिचय दिया। राजपूत शब्द वास्तव में राजपुत्र शब्द का ही अपभ्रंश है। राजपुत्र का मतलब होता है जो राजघराने में पैदा हुआ हो। आखिर ये राजपूत या क्षत्रिय कौन थे, कहां से आए थे, आइए चर्चा करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से पहला है यह कुंड से उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में एक मनोरंजक कथा है। और ये कथा ये है कि एक बार जो परशुराम मुनि थे, वो गुस्से में आकर पूरे क्षत्रिय का संहार कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि पृथ्वी पर अराजकता छा गई। इसलिए देवताओं ने पृथ्वी को मलेच्छों से बचाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि से आग्रह किया, जिसकी वजह से वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यह यज्ञ लगभग 40 दिनों तक चला। इसी यज्ञ कुंड से उत्पत्ति हुए परमार, प्रतिहार, चौहान और सोलंकी, ये 4 योद्धा उत्पन्न हुए। इसी से राजपूतों का वंश का उदय हुआ। दूसरा सिद्धांत है आदिवासी जातियों की संतानें। राजपूतों की भारतीयता सिद्ध करने के लिए कि वो भारतीय थे, एक विद्वान पक्ष ये भी मानता है कि राजपूत पहले आदिवासी थे। प्राचीन जो आदिम जाति थे, जैसे गोंड, भील, भार, इनके वंशज थे। चूंकि बाद में जब आर्य भारत पर आक्रमण किए आए, उसकी वजह से, उनके भय से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो एकांत में बस गए। लेकिन फिर वो आर्य के संपर्क में बाद में आए और जब राजसत्ता मिली तो वो वही बाद में फिर क्षत्रिय या राजपूत कहलाए। तीसरा सिद्धांत है ब्राह्मण उत्पत्ति। डॉक्टर दशरथ शर्मा के पास जो अभिलेख उपलब्ध है और जो मौद्रिक साक्ष्य है, उनके आधार पर वो कहते हैं कि राजपूतों की जो वंशज थी वो ब्राह्मण ही थी, वो ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए हैं। चूंकि अरबी और तुर्क के आक्रमण होने लगे, जिसकी वजह से ब्राह्मणों ने शास्त्रों का त्याग किया और शस्त्रों को उठा लिया और वही बाद में क्षत्रिय या राजपुत्र कहलाए। कनौज का क्या महत्व था, आइए बात करते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु 646 ईस्वी में हुई, लेकिन हर्षवर्धन के द्वारा जो कनौज का स्थापना हुआ था उसका महत्व कम नहीं हुआ। प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी के अनुसार पश्चिम एशिया में सैनिक जातियों के लिए जिस प्रकार बेबीलोन था, ट्यूटोनिक के बर्बरों के लिए जिस प्रकार रोम था, पूर्वी और दक्षिण यूरोप के मध्य युग में जिस प्रकार बाइजेंटाइन था, उसी प्रकार 8वीं और 9वीं शताब्दी में कनौज का महत्व था। कहा जाता है कि जिस प्रकार पाटलिपुत्र पर अधिकार के बिना कोई भी भारत का चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकता था, उसी प्रकार 8वीं और 9वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार के बिना कोई भारत का सम्राट नहीं बन सकता था। आइए अब बात करते हैं आयुध वंश के विषय में। कनौज के राज पर 8वीं शताब्दी में एक नए वंश का स्थापना हुआ, इसका नाम पड़ा आयुध वंश। चूंकि इन राजाओं के नाम के अंत में आयुध शब्द आता था, इसलिए इस वंश का नाम आयुध वंश पड़ा। 9वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक वज्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध और चक्रयुद्ध, इन 3 राजाओं ने कनौज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। इसी बीच राजस्थान के भिनमल, बंगाल के पाल और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूटों के बीच युद्ध उत्पन्न हो गया, जो लगभग 100 वर्षों तक चलता रहा। अंत में यह युद्ध गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय जीत गया। 2 शताब्दियों तक कनौज में नागभट्ट द्वारा स्थापित कनौज प्रतिहार राज चलता रहा। आखिरी प्रतिहार थे कौन, आइए जानते हैं। तो प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार टार उन्हें विदेशी मानते हैं और विदेशी मानते हुए उसे गुर्जर प्रतिहार से संबंध जोड़ते हैं। गुर्जर जो शब्द है वो गुरुजन शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट के बाद 2 निर्बल शासक हुए,
उसके बाद वत्सराज सिंहासन पर बैठा। 805 ईस्वी के लगभग वत्सराज का देहांत हो गया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना नागभट्ट द्वितीय। गुर्जर प्रतिहारों का सबसे जो महान शासक था वो हुआ मिहिर भोज। वो रामभद्र का पुत्र था। उसने फिर से प्रतिहारों की शक्ति और प्रतिष्ठा को अस्थायी रूप से स्थापित किया। मिहिर भोज के बाद क्या हुआ, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। मिहिर भोज का पुत्र हुआ महेंद्रपाल, जो एक सुयोग्य पुत्र था। उसने न केवल अपने पिता द्वारा जो राज मिला था उसका सुरक्षा किया, बल्कि उसमें वृद्धि भी किया। उसके अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि वो पालों से मगध और बंगाल छीन लिया। संभवतः महेंद्रपाल का जो राज्य था वो हिमाचल से लेकर विंध्याचल तक और पूर्वी समुद्र तट तक फैला हुआ था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर उसी के राज दरबारी थे। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। 1036 ईस्वी में प्रतिहारों का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। प्रतिहारों के पतन के बाद लगभग आधी शताब्दी तक राष्ट्रकूट वंश का शासन चलता रहा। 11वीं शताब्दी के अंत में गढ़वाल नामक एक व्यक्ति ने कनौज पर अधिकार जमाया। चंद्रदेव के उत्तराधिकारी 1080 से 1085 ईस्वी के बीच में गढ़वाल वंश का शासन स्थापित किया। 1100 ईस्वी के लगभग चंद्रदेव की मृत्यु हो गई। गढ़वालों और चौहानों के बीच युद्ध छिड़ गया, युद्ध उत्पन्न हो गया। आखिर ये युद्ध का कारण क्या था, क्यों हुआ युद्ध, ये सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।